हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट ऑल्सो। ठीक है, देन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर में दो केसेस आएंगे आपके पास। एक तो हम होलो स्फीयर को स्टडी करेंगे कि अगर होलो स्फीयर है हमारे पास कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है किसी भी पॉइंट के ऊपर। और एक हम स्टडी करेंगे यहाँ पे आपके पास कंप्लीट स्फीयर, यानी कि जो सॉलिड स्फीयर है आपके पास, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये दो केस हो गए यहाँ पे। फिर हम सिलेंडर का भी ऐसे दो केस लेंगे, एक तो कंडक्टिंग का और एक नॉन कंडक्टिंग का। सिलेंडर में भी आपके पास एक तो होलो सिलेंडर आएगा और एक आपके पास आएगा सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो ये हम आज का ये टॉपिक है। काफ़ी थोड़ा सा वीडियो बड़ी भी हो सकती है, बट ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक जो चीज़ है मैं वो उसके बारे में आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे अगर मेटल बॉडी ली जाती है, अगर उसको हम उसको चार्ज दिया जाता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मेटल बॉडी और इसको हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज इज़ गिवन टू द मेटल बॉडी, देन इट डिस्ट्रीब्यूट्स देयर चार्ज ऑन द सरफेस। ये देखा गया कि वो अपने सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है ऐसे। पर क्यों? वो इसलिए बिकॉज जैसे ही हम एक मेटल बॉडी को चार्ज देते हैं तो चार्ज आपस में रिपल्शन करता है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस पॉजिटिव चार्ज इज रिपेल्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दीज आर द रिपल्शंस। ये सारे आपस में रिपल्शन करेंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे, और ये भाग के कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे सरफेस की ओर। ये देखो इस तरीके से ये सरफेस की ओर जाएंगे यहाँ पे, और ये सारा का सारा जो चार्ज है जो हमने इसको दिया था वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस के ऊपर, ये जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ये चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक अंदर कोई चार्ज बचे ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर, वो क्या होता है? वो ज़ीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करें तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है अंदर। बट अगर हम बाहर चेक करें सो हाँ, बाहर तो आपके पास ये जो सरफेस के ऊपर चार्ज है ये इफ़ेक्ट करेंगे इस पॉइंट को, है ना। सो यहाँ पे हम यही चीज़ों के ऊपर स्टडी करेंगे इस पूरे इस टॉपिक में। अच्छा, नेक्स्ट वन अगर हमने मेटल बॉडी को, अच्छा मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है ये जो मैं बताया अभी, कि अगर हम एक मेटल बॉडी को चार्ज देंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर, सच डैट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द मेटल बॉडी दिस बिकम्स जीरो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर मेटल बॉडी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेटल बॉडी है और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे रख दिया। नाउ अगर हम देखें इसको, तो जो हमारे पास मेटल बॉडी होगी, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी होती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो फ्रीली मूव करते करते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो फ्रीली मूव करते करते हैं। तो जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे आपके मेटल बॉडी को, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आप देख रहे हो क्या है? अपोजिट है। ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, वो कितनी लग रही होगी? F इजिकल टू क्यू ई वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो वहाँ से हम ये जान सकते हैं इजीली कि F इजिकल टू ई एंड ई। ठीक है, तो ये इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लग रही होगी और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके ऐसे जमा हो जाएंगे। यहाँ पे इस साइड में है ऐसे, ये इस डायग्राम में क्लियर है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं एक कंडक्टिंग बॉडी के अंदर। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो गए तो जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, तो यहाँ पे आपके पास कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो गया, दो अलग अलग एंड्स क्रिएट हो गए। ये काम तब तक चलता रहेगा जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अंदर जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। मींस कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है किसके द्वारा? एक तो देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लग रही है जो अभी हमने देखा। ये वाली फोर्स कौन सी है? ये वाली फोर्स लग रही है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ से, एक ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन हमने कंसीडर किया। तो दोनों की जो फोर्स होंगी जब तक इक्वल ना हो गई हो तब तक इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा और वो मूव करते रहेंगे। और हेयर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा? ज़ीरो होगा,
क्या होगा यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जब सारे चार्जेस मूव हो जाएंगे तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात आपको समझानी थी, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हम चलते हैं केसेस पे। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहले हम शीट की बात करेंगे कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, अंदर भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शीट के, और शीट के बाहर भी निकालेंगे। ठीक है, जितने पॉसिबल पॉइंट बनते हैं सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट, तो एक हमने मेटल की शीट ले ली, कंडक्टिंग शीट ले ली, और उसके ऊपर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जैसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा यहाँ पे कि आपके पास सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द सरफेस ऑफ द शीट, और अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ से इनसाइड पॉइंट, अगर हम ए पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट के ऊपर तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहने वाला है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डिस्कशन। अगर हम आउटसाइड की बात करें, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये बी पॉइंट ले लिया, ये आउटसाइड में अगर हम बात करें इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, तो ये हमने प्रीवियस डिस्कशंस में ये करके आए हम कि अगर हमारे पास एक चार्ज शीट है, इन्फिनिटली चार्ज शीट, और हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वहीं से आया है। तो चाहे आप आउटसाइड का कोई भी ले लो पॉइंट, तो आपके पास क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। हालांकि देखो ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, ये इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द शीट, और ये तो ज़ीरो है। ठीक है, सो यहाँ से ये टॉपिक तो क्लियर होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। अगर चलो ये भी एक केस ले लिया हमने, अगर हमने इस मेटल शीट को दो मेटल शीट ले ली, एक तो ये ले ली और एक ये ले ली, दो मेटल शीट ले ली, और इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। किस में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रख दिया। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा इनसाइड और आउटसाइड। तो अगर ये एक मेटल प्लेट है और इसके अगर हम अंदर कैलकुलेट कर रहे होंगे पॉइंट, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ रहा होगा, ज़ीरो आ रहा होगा। क्यों, बिकॉज जितना भी चार्ज है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाहर की तरफ, है ना। अच्छा, और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो होगा। तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ ज़ीरो, इनसाइड द मेटल शीट, सॉरी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। नाउ अगर कोई बाहर का पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर देखो, अगर ये बी पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट के द्वारा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा इस बी को, और इस मेटल प्लेट के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट को। तो आपके पास देखो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों प्लस हो रही हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होता है, इसी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ से आया, ये हमारा उसी रिलेशन से आया जो हमने तब किया था कि अगर एक लॉन्ग इन्फिनिटली चार्ज मेटल शीट है तो एक पॉइंट के ऊपर वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर होता है। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक मेटल की शीट है या फिर कंडक्टिंग शीट है तो क्या केसेस रहते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग शीट हुई, यानी नॉन मेटल की शीट हुई, और उसके ऊपर हमारा अगर चार्ज हमने उसको दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहाँ कहाँ पे आएंगे देखते हैं। तो ये हमारे पास एक फिर से शीट ले ली हमने, और इस बार इसकी थिकनेस हमने रखी है। ठीक है, काफ़ी अच्छी सी थिकनेस रखी है, कितनी, डी थिकनेस रखी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू अ लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है, ये नॉन मेटल की शीट ले ली, नॉन कंडक्टिंग है ये, और इसके ऊपर हमने इसकी थिकनेस कितनी ली, डी थिकनेस ले ली, इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग शीट है तो ऐसा तो नहीं होगा कि इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर जो भी चार्जेस हैं यहाँ पे इनके ऊपर रिपल्शन होगी और ये बाहर आ जाएंगे सरफेस के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये तो नॉन कंडक्टिंग है, जो शीट है वो नॉन कंडक्टिंग है, तो ये इनकी मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी चार्ज की, दैट इज़ वाई। तो ये चार्ज ऐसे फिक्स रहेंगे यहाँ पे।
बट अब हमारा यहाँ पे काम क्या है, हमारा ये काम है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है ये हमारे पास और ये चार्ज्ड है, तो आउटसाइड और इनसाइड पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आउटसाइड वाला देखते हैं, आसान है ना। तो आउटसाइड पॉइंट ए ले लिया हमने, और यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना लग रहा होगा। ये तो वही सेम बिल्कुल, अगर लॉन्ग इन्फाइनाइट स्ट्रेट हमारे पास शीट है तो वो एक पॉइंट के ऊपर कितना प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो करती है भाई आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करती है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सिग्मा वैल्यू नहीं है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। यहाँ पर है हमारे पास रो क्या होता है? ये तो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो, है ना। तो हमें रो की टर्म्स में ये निकालना होगा। अब आप बोलोगे कि सर रो की टर्म्स में ही क्यों निकालना है? क्योंकि जो चार्ज है वो ऐसा तो है नहीं कि वो सरफेस पे है, पर यूनिट एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना, वो तो पर यूनिट वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी अब ये नॉन कंडक्टिंग का केस है, यानी कि चार्ज जो है वो अंदर भी है, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है, इसके लिए तो हम रो को यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हमें सिग्मा को पहले रो में कन्वर्ट करना होगा। सिग्मा को रो में कैसे कन्वर्ट करें? सिग्मा तो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और जो रो होता है वो हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो कैसे कर सकते हैं? सिग्मा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू अ डिस्टेंस। अब देखो चार्ज ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, तो यहाँ से एक डायमेंशन से कैंसिल हो जाएगी, सो ऑब्वियसली ये चार्ज पर यूनिट एरिया बन जाएगा। सो सिग्मा को आप रो इंटू डी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो हम वही करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने आपके पास जो रो डी है वो सिग्मा को हमने रो डी की वैल्यू रख दी। ठीक है, नाउ होगा क्या, आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट हमने नीचे रख दिया। अब अब ये जो ई ए है वो कितना होगा, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया। ठीक है, अब इनसाइड पॉइंट देखते हैं कोई। मान लो ये वाला पॉइंट है, ये इनसाइड पॉइंट है, और यहाँ पे हमने चेक करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये एक हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला, ये दिस इज़ द मिड पॉइंट। ओके, मतलब एक मिड लाइन ले ली हमने, यानी कि इसके ऊपर इसके नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर और इसके नीचे क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ ये पूरा का पूरा डी है, तो ये d/2 है, ये d/2 है। अब एक ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट पे हमने चेक करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इस सिमेट्री लाइन से इस डिस्टेंस को x ले लेते हैं। ठीक है, सिमेट्री लाइन से इसको क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। नाउ ये कितना होगा फिर, ये पूरा d/2 है, तो ये कितना होगा, d/2 माइनस x हो जाएगा, और इतना तो x ही है, तो ये d/2 माइनस x हो गया, और ये x है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक का d/2 प्लस x हो जाएगा। तो ये हमने इतना काम कर लिया। हमने दो पोर्शन बनानी है, कहने का मतलब, एक तो हमने ये वाला फर्स्ट पोर्शन बना लिया, ये ऊपर वाला, एंड एक ये पूरा कंबाइंड नीचे वाला पोर्शन बना लिया, दो। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कैसा करेगा, वो करेगा ऐसे नीचे को। ठीक है, और जो सेकंड वाला पोर्शन है वो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो ऐसे ऊपर को करेगा प्रोड्यूस। ठीक है, तो जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा E1 माइनस E2। और यहाँ पे आप E1 की वैल्यू देखोगे सबसे पहले क्या होगी, ये E1 की वैल्यू है आपके पास रो d/2 प्लस x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आई, यहाँ पे हमने बस क्या कर दिया, जो आपके पास E है, रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया है, यहाँ पे d की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी न्यू। कौन सी, अब देखो यहाँ से ले ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जो इतने डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा d/2 प्लस x। ठीक है, एंड देन ये है आपके पास d/2 माइनस x वाला, ये वाला हिस्सा, तो ये E2 प्रोड्यूस करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना। तो ये ऐसे ऊपर को धकेलेंगे इस पॉइंट को, और ये इस पॉइंट यहाँ पे यूनिट टेस्ट चार्ज को नीचे की ओर धकेलेंगे। तो बड़ा सिंपल सा आपके पास ये फंडा है। तो यहाँ से E1 E2 निकालोगे आप, E1 E2 को दोनों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ रहा होगा,
ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, यानी कि ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा आप लोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको, जितना कम डिस्टेंस लोगे ये फ्रॉम द सिमेट्री उतना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलेगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग आपके पास ये एक चीज़ आई है सामने। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। दूसरा, अब हम स्फीयर पे चलते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करनी है हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर, इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है और एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? कंडक्टिंग स्फीयर। कैसा स्फीयर? कंडक्टिंग स्फीयर। सो आपके पास यहाँ पे ये चेक करना है आपको कि अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर अगर हम चेक करें तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टिंग स्फीयर के जस्ट सरफेस पे चेक करें तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कंडक्टिंग स्फीयर के जस्ट कोई भी एक इनसाइड पॉइंट ले लें तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो अगर इसको हम कोई चार्ज देंगे तो ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। तो इनसाइड तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। तो पहला केस तो क्लियर है कि अगर हम कोई, जैसे फॉर एग्जांपल इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक, ये देखो ये वाला ए है, इसको हम डिस्टेंस x मान लेते हैं जो कि r रेडियस ऑफ अ स्फीयर से कम है। ऑब्वियसली इनसाइड वाले जितने ही पॉइंट होंगे वो सारे रेडियस से कम ही होंगे। सो फॉर x लेस देन r आपका इनसाइड e कितना आएगा? 0। सरफेस के ऊपर क्या है? देखो सरफेस के ऊपर आपका जो x है वो r के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट x है ना, ये आपके पास इतना ज़्यादा डिस्टेंस x है। तो ये अब हम पूरा का पूरा ये x को r के इक्वल ले लेते हैं। देन आपके पास कितना रहेगा? देन आपके पास, अब आपको पता है फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट q चार्ज, टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर? q है जितना हमने इसको प्रोवाइड किया है, अपॉन r स्क्वायर। r इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा ठीक है, अब अगर हम बाहर पॉइंट्स की बात करें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर इसको हम कह रहे हैं x जो कि ग्रेटर देन है r के, देन जितने भी x ग्रेटर देन r होंगे ऑब्वियसली इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो इसके द्वारा लग रहा होगा। ये जो हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्जेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी सिंपल था। इसमें हमने ये देखा कि अगर इनसाइड कोई पॉइंट देखे तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए 0। एक सरफेस के ऊपर चार्ज ही चार्ज हैं और x इज इक्वल टू r है, तो आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम आउटसाइड पॉइंट्स की बात करें तो वो r की जगह x हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप देखो कि जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई आर स्क्वायर। इनसाइड तो 0 है, और जो आउटसाइड पॉइंट्स हैं अगर आप x को बढ़ा दोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा उस पॉइंट पे, है ना। अगर आप x को घटा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगेगा उस पॉइंट पे, है ना। चलो देखते हैं। सो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ से हमें क्या पता लगेगा कि आपके पास E इज़ इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज़ लेस देन r आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं बनाया हमने। एट x इज इक्वल टू r पे एक फाइनाइट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, कितनी है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के इज़ द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रेगुलरली डिक्रीज़ हो रहा है। ये देखो रेगुलरली क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। सो ये आपके पास एक ग्राफ आएगा। अगर हम x और e के बारे में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, नाउ होलो कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो अगर हम होलो की बात करें, कंडक्टिंग स्फीयर की, तो भी सेम केस ही है। तो सारा का सारा चार्ज तो वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है टुवर्ड्स द सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0 और सरफेस पे आपका रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई आर स्क्वायर। और सिमिलरली जो बाहर का पॉइंट है उस पर क्या रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम है सॉलिड स्फीयर के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। इसके लिए भी सेम ही होगा। ये हमारे पास एक होलो स्फीयर है, अंदर से खाली है और नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा सरफेस के ऊपर। तो ऑब्वियसली अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, सरफेस के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ द
रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर, एंड देन आउटसाइड पे आपके पास रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नाउ नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर अगर है हमारे पास तो, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इस बार हमारे पास, और सॉलिड स्फीयर है वो, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा वो भी देख लेते हैं। तो यानी कि अगर आउटसाइड पॉइंट की बात करें तो x इज़ ग्रेटर देन r है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। सरफेस पे अगर बात करें तो x इक्वल टू r, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इनसाइड के देखो, ये दोनों तो आसान थे, इनसाइड में देखो क्या होगा। इनसाइड में अगर x लेस देन आ रहा है तो अब अंदर चार्ज है, अब फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं, ये इनसाइड पॉइंट है b, मान लो a b जो मर्जी पॉइंट ले लो इसका नाम, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस हमने ले लिया x। नाउ अब इस पॉइंट के ऊपर कितना चार्ज लग रहा होगा, सॉरी इस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंक्लोज्ड, यानी कि इसमें कितना चार्ज एंक्लोज्ड है इस रेडियस ऑफ स्फीयर में, इतने रेडियस ऑफ स्फीयर में कितना चार्ज एंक्लोज्ड है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो कितना है, वो मान लो क्यू एंक्लोज्ड है और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम पहले क्यू एंक्लोज्ड निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो। क्यू एंक्लोज कैसे निकालोगे, जैसे पूरे के पूरे वॉल्यूम के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो क्यू है, 1/4/3 पाई आर क्यूब, यानी इतने वॉल्यूम के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यूनिट वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q/4 पाई आर क्यूब। बट हमें तो इतने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है वो देखना है, और ये कितना वॉल्यूम है, ये है 4/3 पाई आर पाई एक्स क्यूब, है ना, ये है 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो आपके पास Q/4/3 पाई एक्स आर क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब हो जाएगा, ये यूनिटरी मेथड है, इसी को हम क्यू एंक्लोज्ड कह रहे हैं। तो जब क्यू एंक्लोज्ड की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r क्यूब इंटू एक्स। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें देखी कि अगर हम आउटसाइड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फ्रॉम द सेंटर से लेकर कितना डिस्टेंस है तो किसके बीच में, आपके पास जो पॉइंट है उसके बीच में, सेंटर से, है ना। और अगर हम इनसाइड की बात करें तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब इसका ग्राफ बना के देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए तो हम ये ऐसी लाइन बनाएंगे, इस पॉइंट के ऊपर आके आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसके लिए हमने ये पॉइंट बना दिया। देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास स्फीयर्स हैं तो ऐसा ऐसा केस होगा। अच्छा, अगर हम बात करें अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी, सिलेंडर की, तो सिलेंडर में भी कुछ ऐसे ही पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। मान लो ये कंडक्टिंग सिलेंडर है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, एक्स लेस देन आर, ई इनसाइड इज़ ज़ीरो। और अगर सरफेस के ऊपर बात करेंगे तो हम तो अच्छा, और आउटसाइड के ऊपर बात करेंगे तो कितना होगा। अगर हम आउटसाइड पॉइंट पी के ऊपर बात करें तो हमने पढ़ा था, तो वो कितना था, वो था E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन एक्स। K इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जस्ट 9 × 10⁻⁹। लैम्डा इज़ द चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये उस चीज़, ये ना एक अगर वायर ले लिया हमने और एक वायर के एक पैरेलल पॉइंट ले लिया हमने, है ना, तो तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था वहाँ से आया ये, ठीक है। अच्छा, अब लैम्डा को हमने किस में रखना है, हमने सिग्मा में रखना है, ठीक है। तो लैम्डा को सिग्मा में लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि जो चार्ज है वो सारा का सारा पर यूनिट सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट पर यूनिट लेंथ, सो डैट इज़ वाई। तो इसीलिए लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr इंटू 1 हो जाएगा। देखो कैसे, सिग्मा तो होता है पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे एक डायमेंशन हमने और मल्टीप्लाई कर दी, तो एक डायमेंशन से एक डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सिग्मा इंटू 2πr इंटू 1 कर दिया। नाउ ये वैल्यूज़ जो लैम्डा वाली है ये यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास मिलेगा सिग्मा इंटू 2πr डिवाइड बाई, ये सब उसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स आएगा, सिंपल, ठीक है। तो कोई भी आउटसाइड पॉइंट है तो वहाँ पे आपके पास सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम सरफेस की बात करें, सरफेस मतलब ये इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर आपके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है आपके पास सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट r,
कैसे, एक्स की वैल्यू आर रख दो बस, एक्स इक्वल टू आर, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर की। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में क्या होगा कि अब हमें रो लेना पड़ेगा, क्योंकि अब पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड पॉइंट के ऊपर सेम 2k लैम्डा बाई एक्स हो जाएगा। अब जो लैम्डा है उसको हम टर्म्स में लेना चाहते हैं रो की, और रो तो होता है पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने एरिया डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा पर यूनिट लेंथ में चेंज हो जाए। अच्छा, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा की इसके ऊपर, तो दोबारा से आपके पास 2k रो पाई आर स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और आपको ये मिलेगा फाइनली रो आर स्क्वायर अपॉन 2x एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपके जो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करता है, यानी एक्स को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा, सरफेस पे बात करें तो एक्स इक्वल टू आर कर दो, सरफेस पे बात करें तो एक्स इक्वल टू आर कर दो, तो यहाँ पे आर कर देंगे तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, देन रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनसाइड की बात करें तो इनसाइड बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने उस स्फीयर में देखा था, या फिर जो हमने अभी अभी इससे पहले वाले केसेस में देखे हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक हम अंदर, एक हम इंटरनली, एक और फिगर ले लेंगे जिस पॉइंट के ऊपर पूछा जाएगा, है ना। तो देखते हैं, तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस पॉइंट के ऊपर चेक करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो कि सिलेंडर के अंदर है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर और हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमने जो अभी अभी कंस्ट्रक्ट किया है इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा, तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 2k लैम्डा अपॉन एक्स हो जाएगा, और जो आपके पास लैम्डा होगा वो क्या हो जाएगा, रो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस बार भी, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो आर नहीं है, वो एक्स है। ये स्मॉल जो आपके पास सिलेंडर बना है इसके अंदर कितना चार्ज है उससे हमें मतलब है, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। नाउ अब ये लैम्डा यहाँ पे पुट करेंगे और आपके पास फाइनल आंसर आएगा रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब ये आ गया आंसर तो अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो इनसाइड हमने देखा कि अगर जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे तो आपके पास जो ई इनसाइड है वो भी बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे हम ये ऐसे सरफेस की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होगा पॉइंट पे। और अगर एक पॉइंट पे देखें जो सरफेस पॉइंट पे, वहाँ पे रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम आउटसाइड देखें तो वहाँ पे आपके पास इन्वर्सली रिलेशन देखने को मिलता है। तो जब ये तीनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे और ग्राफ बनाएंगे ई और एक्स के बीच में, तो आपके पास ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि पहले इंक्रीज़ होगा और फिर बाद में एक पॉइंट पे आके डिक्रीज़ हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चार्ज ऑन द नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक में हमने क्या कवर किया कि एक हमने सबसे पहले शीट नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग कवर की, फिर हमने स्फीयर के कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग केसेस कवर किए, और फिर अब लास्ट में हमने सिलेंडर के कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग केसेस कवर किए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। सो आई होप यू विल एंजॉयड दिस लेक्चर। एक बार इसको दोबारा देख लेना, बिकॉज जो कैलकुलेशंस है वो जस्ट मैंने आपको ये बोला था कि हाँ ये कैंसिल वगैरह हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लेना, सिर्फ रिजल्ट के ऊपर मैंने बात की थी। ठीक है, तो चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।